अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। इससे मुताल्लिक़ काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ को हम वांट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक भी उन्हीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ और उसी टॉपिक से मुताल्लिक़ जितनी भी मज़ीद आपकी एमसीक्यूज़ आई हैं उनको डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज है, पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट, सो डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट के बराबर। वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट अगर बेटा फाइंड करना होगा तो वो किस चीज़ के बराबर होगा। तो बेटा फार्मूला आपने जहन में रखना है, ये फार्मूला ही है 10 डिवाइडेड बाई पाई। मतलब कि उसके पीक वोल्टेज को हमेशा तकसीम किया जाएगा पाई के ऊपर, तो आपको उसका डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल डायोड इज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है एक डायोड के पास, तो उस वक्त क्या होता है, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है, या पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। तो बेटा हमने डिटेल में पढ़ा था कि ये रिवर्स बायस हो जाता है। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज, इफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट 50 हर्ट्ज AC into DC, then the number of the pulses present in the rectifier voltage is। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर एक हाफ वेव रेक्टिफायर को 50 हर्ट्ज AC को DC में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितनी नंबर ऑफ पल्सेस होंगी रेक्टिफायर के अंदर मौजूद। तो वो बेटा हमने बताना है। इसके अंदर बेटा आपके पास ऑप्शन है बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हाफ पल्सेस को क्या करेगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है। जो दूसरी हाफ पल्सेस हैं उनको डीसी के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, तो इसीलिए 50 पल्सेस यहाँ पर मौजूद रहेंगी। फोर्थ एमसीक्यूज है, रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि रिपल फैक्टर बेटा किस चीज़ के बराबर होता है। बेटा फार्मूला जहन में रखिएगा, IRMS, रूट मीन्स स्क्वायर करंट को डीसी करंट के ऊपर तकसीम करने से हमें रिपल फैक्टर मिलता है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हम एक ट्रांजिस्टर को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर, फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पर, बोथ या नन ऑफ दिस। तो हम बेटा ट्रांजिस्टर को कैसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका ऑप्शन है बेटा यहाँ कोई नहीं दिया गया, नन ऑफ दिस का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, या एसी को ट्राइएंगुलर अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, या डीसी को एक ट्राइएंगुलर एसी के अंदर बदलता है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा ये एक एसी को डीसी में बदलता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेवंथ एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि ट्रांसफार्मर एक हाफ वेव रेक्टिफायर का कंपोनेंट होता है, लोड रेजिस्टेंस एक हाफ वेव रेक्टिफायर का कंपोनेंट होती है, पावर सप्लाई एक हाफ वेव रेक्टिफायर का कंपोनेंट होती है, या ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपके पास है डी, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, सारे कंपोनेंट। एट्थ एमसीक्यूज है, सेंटर टेप रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायोड। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक सेंटर टेप रेक्टिफायर को आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डायोड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, एक की, दो की, तीन की, या चार की। तो बेटा सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर आपको दो डायोड्स की ज़रूरत पड़ती है टू परफॉर्म द फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 होती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं जो बार बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। नाइन्थ एमसीक्यूज है, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर इज। ई कैट के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक रेक्टिफायर की वेव फॉर्म किस तरह की होती है। बेटा ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पल्सेटिंग होती है, पल्स की सूरत के अंदर होती है, स्मूथ नहीं होती। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टेंथ एमसीक्यूज है, द बेसिक पर्पस ऑफ फिल्टर इज।
ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक फिल्टर जिसको आखिर में इस्तेमाल किया जा रहा होता है एक रेक्टिफायर की आउटपुट वेवफॉर्म को स्मूथ बनाने के लिए, तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है? मिनिमाइज द वेरिएशन इन एसी सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल के अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है इसको मिनिमाइज करता है। बी ऑप्शन है सुप्रेस हार्मोनिक्स इन द रेक्टिफाइड आउटपुट, कि ये रेक्टिफाइड आउटपुट के अंदर हार्मोनिक्स को कम कर देता है। सी ऑप्शन है रिमूव रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, कि रेक्टिफाइड आउटपुट में से ये रिपल्स को ख़त्म कर देता है। डी स्टेबलाइज डीसी आउटपुट वोल्टेज, कि ये आउटपुट वोल्टेज डीसी जो आ रहा होता है उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो इसके अंदर बेटा आपके पास ऑप्शन है सी करेक्ट। हमने देखा था कि रिपल्स को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है 11th एमसीक्यूज। इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग। यूएचएस के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान कब डायोड कंडक्ट करता है? बोथ हाफ साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नन ऑफ दिस। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान बेटा कब कंडक्ट करता है? तो इसके अंदर बेटा ऑप्शन है आपके पास बी करेक्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। इसके अंदर एक बेटा और भी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हमने सबका कुछ एमसीक्यूज इस तरह से की हैं कि हमें वो कह रहा होता है कि नेगेटिव साइकिल के दौरान भी कंडक्ट कर रहा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ये कंडक्ट करे। ठीक है बेटा, असल में कंडक्ट की जगह पर अगर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो ना फॉरवर्ड बायसिंग का, वो ज़्यादा बेहतर है कि कब डायोड फॉरवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड के लफ्ज़ के लिए आपने दोनों साइकिल्स को सेलेक्ट आउट करना होता है। उसकी वजह यह है कि एसी आ रहा है, उसकी पोलैरिटी का हमें नहीं पता होता। पोलैरिटी पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो जाए तब भी वो फॉरवर्ड हो जाएगा, पोलैरिटी में नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट हो जाए तब भी हमारे पास वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो बोथ साइकिल्स के लिए वहां पर हमने ऑप्शन को सेलेक्ट आउट किया था। तो इसलिए उस एमसीक्यूज के अंदर जाके देखिएगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि वो यहाँ डायोड कंडक्ट्स की बात नहीं करता बल्कि डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग की बात करता है। अगर तो कंडक्ट की बात करें कि करंट कब फ्लो करता है, तो यहाँ पर बेटा आपने सिलेक्शन किसकी करनी है? पॉजिटिव हाफ साइकिल की। अगर तो वो ये आपको कहेगी कि फॉरवर्ड बाइस्ड कब होता है डायोड, तो उसके लिए बेटा आपने बोथ को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। उसकी वजह यह है कि एसी अपनी बदलती हुई पोलैरिटी रखता है, इसीलिए वो ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहता है। 12th MCQs है द यूज ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इन अ रेक्टिफायर सर्किट गिव्स satisfactory परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द लोड। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि बेटा एक कैपेसिटर फिल्टर सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर के आउटपुट को हम सेट करने के लिए। तो इसको हम इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? हाई करंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लो करंट के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या लो वोल्टेज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑप्शन है आपके पास करंट इज लो। ठीक है बेटा, करंट कम होता है तो इसीलिए हम ये कैपेसिटर फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक रहती है। 13 एमसीक्यूज है। अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्विवेलेंट टू। यूएचएस के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर होता है किसके? क्लैंपर के, क्लिपर के, क्लैंपर सर्किट विद नेगेटिव बेस, या क्लैंपर सर्किट विद द पॉजिटिव बेस। तो इसमें से किस चीज़ के बराबर ये हो सकता है? तो बेटा ऑलरेडी ये क्लिपर के बराबर क्लिप आउट कर देता है, हाफ इसकी आउटपुट उड़ा देता है, हाफ ये हमें आउट दे रहा होता है, मतलब आने वाले इनपुट के हाफ को उड़ा देगा और उसके हाफ को हमें आउट में कन्वर्ट कर देगा, क्लिप आउट कर देगा। इसका कुछ हिस्सा देगा, कुछ हिस्सा इसका उड़ा देता है। ठीक है बेटा, 14 एमसीक्यू है। अ ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज्ड मोर देन फुल रेक्टिफायर बिकॉज। यूएचएस के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि हम ब्रिज रेक्टिफायर को इस्तेमाल करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। वजह इसकी क्या है बेटा? परफॉर्म्स ऑन लेस सेकेंडरी वोल्टेज, कि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ये लेस सेकेंडरी वोल्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देता है। नो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, पावर लॉस इज मिनिमम, या ऑल ऑफ देम। तो इसके अंदर बेटा आपके पास ऑप्शन आता है डी, ऑल ऑफ देम, कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक तो लेस सेकेंडरी वोल्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस देता है, किसी किस्म का सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमें रिक्वायर नहीं पड़ता। ठीक है, पावर लॉस भी मिनिमम होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं किसके लिए बेटा? एक ब्रिज रेक्टिफायर के लिए।
15 एमसीक्यूज है रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे तो बेटा रिपल फैक्टर होता है इसका 1.21। हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करते हुए सबका अपनी एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको ये बता चुका हूँ। 16 एमसीक्यूज है एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। ई कैट के टेस्ट में आपसे ये एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी बेटा कितनी होती है, तो एफिशिएंसी बेटा उसकी होती है 81.2%। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। आप इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी आउटपुट डीसी डिवाइडेड बाय इनपुट एसी, उसके साथ परसेंटेज को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास बनता है यहाँ पर 81.2%। कंप्लीट नहीं आता, परसेंटेज इतनी आती है, तो एफिशिएंसी के अंदर ये रिलेशन आपके पास आता है। 17 ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव फॉर। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि ब्रिज रेक्टिफायर को हम किसके अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के अल्टरनेटिव के तौर पर, या पीक रेक्टिफायर के अल्टरनेटिव के तौर पर, या हाफ वेव रेक्टिफायर के अल्टरनेटिव के तौर पर। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हम बेटा एक ब्रिज रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 एमसीक्यूज है अ रेक्टिफायर इज अ। ई कैट के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि एक रेक्टिफायर होता है बाइलेटरल डिवाइस है, लीनियर डिवाइस है, या नॉन लीनियर डिवाइस है, या पैसिव डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है ये डिवाइस, कौन सी प्रॉपर्टीज अपनी जाहिर करता है, तो बेटा ये ऑप्शन है डी आपके पास पैसिव डिवाइस है। 19 एमसीक्यूज है रिपल फैक्टर गैमा इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर होता है बेटा, तो इसके लिए बेटा आपके पास ऑप्शन है ए करेक्ट कि किसी भी एक रेक्टिफायर के लिए जब आप इसका रिपल फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, उसको डिवाइड करना है VDC, मतलब कि DC वोल्टेज यानी कि जो आउट हमें मिल रहा होता है, इन दोनों पर तकसीम करना है, इनका स्क्वायर करना है, -1 करके अंडर रूट करेंगे तो आपको रिपल फैक्टर मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। उसकी वजह ये है बेटा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी हमने रिपल फैक्टर अभी ये कैलकुलेट किया, ये यहीं से कैलकुलेट होता है, ठीक है बेटा। और इसी तरह से आप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी इसका रिपल फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला चूँकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया तो इसीलिए चूँकि आपकी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर मौजूद है तो मैं ये फार्मूला वहाँ से ले आया हूँ ताकि आपको इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये थी बेटा आज की आपकी MCQs रेक्टिफायर से मुताल्लिक। हाफ वेव फुल वेव का सेकंड पार्ट था ये हमारा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।